guys, my name is Radhika Chavda. Welcome back to my channel. आज हम सीखेंगे constraints in Figma. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटो लेआउट पार्ट सेकंड में क्या किया था, ऑटो लेआउट को यूज करके देखा था विद रियल लाइफ डिजाइन एग्जांपल्स. सो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो एंड उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. एंड जिसे ऑटो लेआउट की बेसिक्स प्रॉपर्टीज नहीं पता वो वीडियो देखे मेरी ऑटो लेआउट पार्ट फर्स्ट, बिकॉज पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑटो लेआउट के बेसिक्स उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है एंड पार्ट सेकंड में मैंने ऑटो लेआउट को रियल लाइफ डिजाइन एग्जांपल्स के थ्रू यूज करके दिखाया है. सो प्लीज वॉच माय बोथ वीडियोस. सो in this video we will learn constraints in Figma. So let's start. आप देख रहे हो मेरे सामने एक फ्रेम है, ठीक है. फ्रेम में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है. तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, देखिए आप कुछ भी अपने फ्रेम में ड्रॉ करते हो. मैंने ये सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देखते हो ये डॉट्स आती है, देख रहे हो ना, एक टॉप पे डॉट्स है, एक लेफ्ट पे डॉट्स है. मान लो अभी तो रेक्टेंगल है, अगर कोई मैं यहाँ पे इलिप्स भी लूं, ये देखिए डॉट्स आ गई ना. तो कुछ भी आप ड्रॉ करते हो या फिर कोई टेक्स्ट भी लिखते हो, देखो मैंने टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं टेक्स्ट भी लिखती हूँ ना यहाँ पे, ये देखिए तब भी आपकी डॉट्स आती है. तो इन डॉट्स का मतलब क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स है. जैसे कि अब आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल है, ग्रेडियंट रेक्टेंगल है, मैंने ग्रेडियंट यूज किया हुआ है इसके अंदर. आप देख रहे हो एक डॉट जो है वो लेफ्ट साइड है और एक डॉट्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टॉप साइड. राइट साइड में जाएंगे तो हमें कंस्ट्रेंट्स दो टाइप के मिलते हैं, वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स. सेम एज ऑटो लेआउट, जैसे आपको मिलता था ना कि वर्टिकल कंटेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंटेंट्स, वर्टिकल फिल कंटेनर, हॉरिजॉन्टल फिल कंटेनर. तो यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट्स में आपको दो टाइप के मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल. तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स को समझते हैं. यहाँ पे आपको बहुत सारे दे रखे हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली को हम बाद में समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल को, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल में आपको मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट सेंटर स्केल. तो जो डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट और टॉप होता है. पहला कंस्ट्रेंट्स आता है लेफ्ट एंड टॉप. सबसे पहले हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स को. सो ये रेक्टेंगल डिफॉल्ट वैल्यू तो इसकी लेफ्ट ही है एंड वर्टिकली हम टॉप ही रखेंगे. तो देखते हैं क्या होता है. जैसे ही मैं फ्रेम को रीसाइज करूंगी लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर टॉप डायरेक्शन में, तो देखते हैं क्या होता है. मैं इस फ्रेम को लेफ्ट डायरेक्शन में रीसाइज कर रही हूँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगल जो है वो स्टिक है. स्टिक मीन्स चिपका हुआ है फ्रेम के साथ. अगर मैं टॉप की तरफ फ्रेम को रीसाइज करूं, देखिए ये रेक्टेंगल ऐसे लग रहा है कि ये फ्रेम के साथ लेफ्ट और टॉप वाली डायरेक्शन में क्या है, बिल्कुल स्टिक है. बट अगर मैं इस फ्रेम को राइट साइड में रीसाइज करूं तो क्या ये रेक्टेंगल मूव होता है, देखते हैं. नो, देखिए बॉटम में नहीं हो रहा एंड राइट में नहीं हो रहा, बट लेफ्ट और टॉप में हो रहा है. ये देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स अप्लाई है. क्योंकि यहाँ पे इन डायरेक्शंस का मतलब है कि ये बिल्कुल स्टिक है. लेफ्ट वाली डायरेक्शन पे और टॉप वाली डायरेक्शन में बिल्कुल चिपका हुआ है. फ्रेम को मैं रीसाइज करने की कोशिश भी करूँ तो ये एज इट इज लेफ्ट और टॉप वाली डायरेक्शन में देखो रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास राइट. तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट को राइट एंड वर्टिकली अभी हम टॉप ही ले रहे हैं. तो आप देख रहे हो डॉट्स राइट साइड आ गई. अब इसका मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगल है वो राइट डायरेक्शन में और टॉप वाली डायरेक्शन में क्या रहेगा, स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा. जब भी मैं फ्रेम को राइट वाली डायरेक्शन में रीसाइज करूंगी या फिर टॉप वाली डायरेक्शन में रीसाइज करूंगी. देखिए मैं फ्रेम को राइट वाली डायरेक्शन में रीसाइज कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल स्टिक है, चिपका हुआ है. मैं जितना भी फ्रेम को रीसाइज करूँ वो राइट में ही रहेगा. अगर मैं टॉप में करूँ वो टॉप में रहेगा, ठीक है, बाकी डायरेक्शन में वो मूव नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट लेफ्ट एंड राइट. सो बढ़ते आगे. सो लेफ्ट एंड राइट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, लगा लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट एंड वर्टिकली अब टॉप ही रख रहे हैं. तो लेफ्ट एंड राइट आप देख रहे हो दोनों तरफ से डॉट्स आ गई है, ठीक है. ऐसे लग रहा है दे आर होल्डिंग ईच अदर. कंस्ट्रेंट्स ऐसे लग रहा है यहाँ से भी डॉट्स है लेफ्ट में और राइट में भी, तो ऐसा लग रहा है कि दे आर होल्डिंग ईच अदर. तो देखते हैं लेफ्ट एंड राइट में क्या होता है. जैसे ही मैं फ्रेम को रीसाइज करती हूँ लेफ्ट साइड, तो देखिए ये तो स्ट्रेचिंग हो रही है, दिस इज जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग. एंड अगर मैं राइट साइड करूँ, ये देखिए स्ट्रेचिंग. एंड टॉप में तो टॉप में रहेगा. ये स्ट्रेचिंग क्यों हो रही है, मतलब अभी हमने किया था लेफ्ट एंड राइट में ऐसी स्ट्रेचिंग तो नहीं हो रही थी, ऐसा क्यों, देखिए इस
कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, लेफ्ट एंड राइट, इसको दोनों तरफ से किसी ने होल्ड किया हुआ है। तो एक साइड से कोई अगर खींच रहा है तो वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, आपको अगर किसी ने एक हैंड से किसी ने आपको पकड़ रखा है, दूसरे हैंड से किसी ने पकड़ रहा है, एक हैंड से कोई आपको खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी ना, देखिए। तो कंस्ट्रेंट्स आप देख रहे हो, एक राइट में भी है, एक लेफ्ट में भी है, दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, एक दोनों स्ट्रेच हो गए हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, क्योंकि दोनों को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है कंस्ट्रेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर। तो सेंटर का भी देख लेते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं सेंटर। तो सेम चीज, ये सेंटर में स्टिक रहेगा, मैं फ्रेम को जितना भी रीसाइज करूँ ये सेंटर में रहेगा, बट वर्टिकली सेंटर में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो मैं अभी हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स बता रही हूँ आपको, तो वर्टिकली जब हम लगाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, तो देख रहे हो आप बिल्कुल स्टिक है, जितना भी मैं फ्रेम को इंक्रीज कर रही हूँ, रीसाइज कर रही हूँ, वो बिल्कुल सेंटर में है। मुझे मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा रेक्टेंगल, मैं इसको अलाइनमेंट इसके सेंटर में ला रही हूँ, सो ये बिल्कुल सेंटर में है। ओके, सो सेंटर का मतलब बिल्कुल स्टिक रहेगा, सेंटर में चिपका रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केल। स्केल अभी हम सीखते हैं, बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे। अभी हम कर लेते हैं वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स में भी आपको स्केल मिल जाता है, तो दोनों को यूज करके देखेंगे, क्योंकि स्केल में थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा तभी करके। सो वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स की तरफ चलते हैं। क्या मिलता है यहाँ पे, लेफ्ट एंड, हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टली मैं लेफ्ट लिख लेती हूँ, एंड वर्टिकली हम टॉप तो देख ही चुके हैं, ऑब्वियसली ऐसे टॉप होता है, राइट, बट बॉटम देखना रह गया, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे बॉटम। ठीक है, देखते हैं। सो ये देखिए, मैं जितना भी फ्रेम को रीसाइज करूंगी वो बॉटम में बिल्कुल स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा, देखिए। एंड लेफ्ट में तो था ही। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी कंस्ट्रेंट ले सकते हो हॉरिजॉन्टली। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट चाहिए तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है एंड टॉप में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रेंट वर्टिकली टॉप एंड बॉटम। जस्ट एज लेफ्ट एंड राइट होता है ना हॉरिजॉन्टली, वैसे ही वर्टिकली में आता है टॉप एंड बॉटम। देख लेते हैं उसको भी। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेफ्ट एंड राइट लगा रखे हैं, एंड टॉप एंड बॉटम, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो अब मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा रेक्टेंगल में बड़ा कर लेती हूँ। अगर मैं इस फ्रेम को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम रीसाइज करूंगी तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, स्ट्रेचिंग हो रही है। दिस इज जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग। आप देख रहे हो मेरा रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, जैसे जैसे मैं फ्रेम को रीसाइज कर रही हूँ, उसकी हाइट और विड्थ आप देख रहे हो, नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ओके, सो टॉप बॉटम, जैसे टॉप बॉटम, जैसे मुझे ये टॉप है, ये बॉटम, ऊपर टॉप, टॉप की तरफ ये स्ट्रेच होगा, बॉटम बॉटम की तरफ। अब ये क्यों स्ट्रेचिंग हो रही है, सेम थिंग, क्योंकि इसको चारों तरफ से, फोर साइड से क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है कंस्ट्रेंट ने, तभी करके स्ट्रेचिंग हो रही है, चारों तरफ से पकड़ रखा है। दैट्स वाई जब हम इसको रिसाइज कर रहे हैं फ्रेम को, तो स्ट्रेचिंग हो रही है, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से। ओके, तो टॉप बॉटम, टॉप से स्ट्रेचिंग होगी, बॉटम बॉटम से स्ट्रेचिंग होगी, एंड राइट लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है तो राइट से, एंड लेफ्ट टू लेफ्ट से। सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आता है हमारे पास सेंटर। सेंटर आपको यहाँ पर भी मिल गया था हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स में, तो वर्टिकल में भी आपको मिल जाता है। ओके, सो ये है सेंटर। तो अब हम इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर लगा देते हैं और वर्टिकली भी सेंटर लगा देते हैं। तो देखते क्या होता है, अगर मैं फ्रेम को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रिसाइज करूंगी तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। देख रहे हो आप कितना अमेजिंग है ये। अगर आपको यही, ये तो डिजाइन तो नहीं कह सकते उसको, कोई भी रेक्टेंगल, अगर ये छोटा फ्रेम है, आपको कोई वेब ऐप में यही सेम चाहिए, तो आप देख सकते हो ना बिल्कुल सेंटर में रहेगा। जितना भी मैं फ्रेम की विड्थ को इंक्रीज कर लूं, ये बिल्कुल सेंटर में स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर है और वर्टिकली भी सेंटर है। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पर कर दूं लेफ्ट एंड राइट, तो देखते हैं। ये देखिए, अब इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टिकली तो सेंटर में रहेगा, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रेच होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ क्या सेटिंग लगा दी, लेफ्ट एंड राइट। तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, बट वर्टिकली जो है वो बिल्कुल सेंटर में है। जितना भी मैं स्ट्रेच कर लूँ ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ये देखिए, मैं जितना भी स्ट्रेच कर लूँ ये सेंटर में रहेगा।
ये देखिए। ओके, सो दिस इज अमेजिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग दे दी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड राइट एंड वर्टिकली सेंटर। सो ये भी बहुत यूजफुल रहता है अगर आपने स्ट्रेचिंग करनी हो, सेंटर में रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केल, लास्ट वन। तो हॉरिजॉन्टली में हमने स्केल मैंने आपको बताया नहीं है, तो देखते हैं लास्ट स्केल हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स में एंड वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स में। सो गाइस, अब समझते हैं स्केल कंस्ट्रेंट्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली भी आपको स्केल कंस्ट्रेंट मिल जाता है एंड वर्टिकली भी मिल जाता है स्केल। तो इन दोनों को हम यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग लगा रही हूँ हॉरिजॉन्टली स्केल एंड वर्टिकली स्केल। ठीक है, सो देखते हैं इसका तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं फ्रेम को रीसाइज करूं तो ये क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। तो मैं इसको रीसाइज कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग। बट कईयों को होगा यार ये तो मतलब लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम की तरह हो गया ना कि स्ट्रेचिंग हो रही है। नहीं, डिफरेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देख रहे हो जैसे ही मैं इस फ्रेम को स्ट्रेच कर रही हूँ, इस रेक्टेंगल के अराउंड जो भी एरिया है, जो भी स्पेस है, वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। बट लेफ्ट एंड राइट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैं इसी को कंट्रोल प्लस डी कर देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ कि भाई हाँ ये क्या है, लेफ्ट एंड राइट, या फिर टॉप एंड बॉटम, सिमिलर कुछ भी लगा लो, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो अब मैं इस पे क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट तो है ही है, टॉप बॉटम भी कर देते हैं। ठीक है, सो मैं इसको कर देती हूँ टॉप एंड बॉटम। सो अब मैं इसको लगा देती हूँ हॉरिजॉन्टली टॉप एंड बॉटम। अगर मैं इस फ्रेम को रीसाइज करूं तो आप देख सकते हो इस फ्रेम के, इस रेक्टेंगल के अराउंड जो भी स्पेस था वो डिक्रीज नहीं हुआ, उतना का उतना ही रहा। जैसे कि इस फ्रेम में कितना स्पेस है, इसके अराउंड कितना स्पेस है, इस रेक्टेंगल के अराउंड 15% स्पेस है। अगर मैं इस फ्रेम को रीसाइज भी कर लूं तब भी मेरे इस रेक्टेंगल के अराउंड स्पेस 15 रहेगा। देख रहे हो आप, बट स्केल में ऐसा नहीं है। देख रहे हो आप, इसके अराउंड कितना स्पेस है, मैं जितना भी बड़ा करूं इसके अराउंड 15 जो है वो स्पेस एज इट इज उतना ही उतना है, एज इट इज सेम है। बट इसमें क्या होता है स्केल में, देखिए स्केल में क्या होता है, फ्रेम की विड्थ और हाइट कितनी है, 100 × 100, और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 70 × 70, और फ्रेम के अराउंड स्पेस कितना है, 15। अगर मैं फ्रेम को रीसाइज करूंगी तो देखना क्या होगा, इसके अराउंड जो 15 मुझे स्पेस दिख रहा है ये इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, ठीक है, एंड मैं इस फ्रेम को जैसे कि 200 पे कर देती हूँ रीसाइज, 200 एंड 200। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस रेक्टेंगल के अराउंड सेम 15% स्पेस है या फिर इंक्रीज हो गया। नो, ये तो 30 स्पेस आ गया। देख रहे हो ना आप, स्पेस इंक्रीज हो गया। पहले 15% था रेक्टेंगल के अराउंड स्पेस, अब 30% आ गया। वो कैसे, फ्रेम के अकॉर्डिंग, फ्रेम के प्रोपोर्शनली यहाँ पे रेशियो दी जाती है। आपने देखा कि इस रेक्टेंगल का जो, आपने देखा इस रेक्टेंगल के अराउंड कितना स्पेस था पहले, 15, एंड फ्रेम का साइज कितना हो गया, 200। तो 15% ऑफ 200 इज इक्वल टू 30%, तभी करके यहाँ पे 30 स्पेस आ गया। तो फ्रेम के प्रोपोर्शनली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 15% ऑफ 200 कितना हो गया, 30। पहले 15 स्पेस था और फ्रेम अब कितना है, 200, तो 15% ऑफ 200 इज इक्वल टू 30। एंड इस रेक्टेंगल की विड्थ थी पहले 70, अब कितनी होगी, 140। कैसे 140 हो गई, 70% ऑफ 200 इज इक्वल टू 140। पहले इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी थी, 70, अब इस फ्रेम की कितनी हो गई है, 200, तो 70% ऑफ 200 इज इक्वल टू 140। दैट्स वाई यहाँ पे कितना आ गया, 140 विड्थ। तो फ्रेम के साइज के प्रोपोर्शन में जो कैलकुलेशन यहाँ पर निकली, रेशियो क्या निकली, 30। तो फ्रेम को जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती चली जाऊंगी मेरी रेशियो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। आप देख रहे हो कितनी होगी, राइट। जैसे ही मैं इस फ्रेम को ऐसे कम करती चली जाऊंगी, फ्रेम का साइज कम हो गया, तो इसके अराउंड जो स्पेस है वो भी कम। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड लेफ्ट एंड राइट। और एक और डिफरेंस है इसके अंदर। अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई, मैं इसको ऐसे
ऐसे कर देती हूँ। अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं ना इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, मैं पहले इसको कर देती हूँ लेफ्ट अलाइन, ओके, एंड इसको कर देते हैं ऐसे, एंड इसमें एक और मैं प्लेस कर देती हूँ ग्रेडियंट, एंड इसको येलो कर देते हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चले। सेम एज इट इज मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ इसका, ओके। सो अब अगर आपके फ्रेम में दो आइटम्स हैं, तब अगर मैं फ्रेम को रीसाइज करूँ दो आइटम्स के साथ, क्या उसमें कुछ फर्क है? देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा पास ले जाती हूँ और इतना सफिशिएंट है आई थिंक। तो अब आप देख रहे हो इन दोनों आइटम्स के बीच का स्पेस कितना है, 32। अगर मैं इस फ्रेम को रिसाइज करूँ, क्या इन दोनों के बीच का स्पेस सेम रहेगा? देखते हैं। सो मैं इस फ्रेम को क्या कर रही हूँ, रिसाइज कर रही हूँ, तो इन दोनों आइटम्स के बीच का स्पेस कितना है, 32। क्या ये 32 एज इट इज रहेगा? नो, इंक्रीज हो गया 190। सो ये स्केल का एक पता चल गया आपको। लेफ्ट एंड राइट में क्या होता है? क्या लेफ्ट एंड राइट में भी आइटम्स के बीच जो है फ्रेम को रिसाइज करने से उन आइटम्स के बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाता है? देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जितना फ्रेम को डिक्रीज ऐसे रिसाइज करते जाओगे, उनकी स्पेसिंग डिक्रीज होती चली जाएगी। ये देख रहे हो आप, मैं जितना फ्रेम को ऐसे क्लोज, देखिए कितना स्पेस कम हो गया। सो दैट्स द स्केल। एंड लेफ्ट एंड राइट का भी देख लेते हैं डिफरेंस एक। एंड अगर मैं इसको रिसाइज करूँ, दोनों आइटम्स मैं लगाती हूँ लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, एंड फ्रेम को रिसाइज करके देखते हैं। अभी इन दोनों के बीच का स्पेस है 32, 32 है। सो नो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख रहे हो ये दोनों ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब स्ट्रेच हो गए। आप देखो 32 थे, बट जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगी माइनस में चले गए, स्पेस ही बिल्कुल नहीं रहा दोनों के बीच में। अब बात ये आती है कि कईयों को ये होगा कि अब हम स्केल यूज करें या लेफ्ट एंड राइट। देखिए अब स्केल और लेफ्ट एंड राइट अपनी अपनी जगह पे हेल्पफुल है। स्केल का ज्यादातर कम यूज होता है, कभी कभी लेफ्ट एंड राइट का भी यूज होता है। क्योंकि स्केल में क्या होता है, जब मैं फ्रेम को रिसाइज करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी आइटम के अराउंड स्पेस जो है वो इंक्रीज हो, राइट, तो मैं लेफ्ट एंड राइट का यूज करूंगी। बट कभी कभी क्या होगा, हाँ मैं अगर फ्रेम को रिसाइज करूँ, मेरे आइटम के अराउंड भी स्पेस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो स्केल का यूज करेंगे। सो इट्स डिपेंड ऑन योर डिजाइन, ठीक है। बट इसमें क्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है स्केल और लेफ्ट एंड राइट में, कि अगर आपके फ्रेम में दो आइटम्स है या दो से ज्यादा आइटम्स है, कितने भी आइटम्स है, उनके बीच का स्पेस आप चाहते हो इक्वल रहे। जैसे ही मैं फ्रेम को रीसाइज करूं, अगर मैं फ्रेम को रीसाइज करूं तो इनके बीच का स्पेस इक्वल रहे, बट स्केल में इंक्रीज हो रहा है। एंड लेफ्ट एंड राइट में आप देख रहे हो कैसे अटैच्ड हो गया, -210 हो गया। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। गाइस अब बात ये आती है कि अगर मुझे इन आइटम्स, अगर मैं फ्रेम को रिसाइज करूँ, तो ये आइटम्स भी जो है वो रिसाइज हो, रिस्पॉन्सिव बने, जैसे ये ऊपर वाला टैब वाला रिस्पॉन्सिव बन रहा है ना। तो इन आइटम्स पे मैं स्केल लगाती हूँ सबसे पहले, फिर लेफ्ट एंड राइट लगा के देखते हैं। तो स्केल से क्या होगा, अभी मेरे आइटम्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, 25। तो जैसे ही मैं फ्रेम को रिसाइज करूंगी, मेरे आइटम्स के बीच का जो स्पेस है आप देख रहे हो इंक्रीज हो चुका है। कितना था पहले, 25, अब 44 हो चुका है। तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ्रेम को रिसाइज कर रही हूँ, आइटम्स के बीच का स्पेस वो है इंक्रीज हो रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी आपको चाहिए भी रहता है कि स्पेस इंक्रीज हो। बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नहीं यार, मैं जब भी अपने फ्रेम को रिसाइज करूं, मेरे आइटम्स के बीच का स्पेस उतना ही रहे जितना पहले था। जैसे 25 था ना आइटम्स के बीच का स्पेस, इसमें तो 25 ही रहना चाहिए। तो लेफ्ट एंड राइट भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं इन आइटम्स पे लेफ्ट एंड राइट यूज करती हूँ। लेफ्ट एंड राइट मैंने कंस्ट्रेंट, तो ये देखिए इनमें तो अलग ही प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल स्पेसिंग ही कम हो गई। देख रहे हो ना आप कैसे, मतलब ये अटैच्ड ही हो गए सारे। -603 देख रहे हो आप। सो तो दैट्स द पॉइंट, स्केल यूज कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि अगर आप चाहो कि आइटम्स के बीच में स्पेस इक्वल चाहिए, और लेफ्ट एंड राइट में तो अलग ही प्रॉब्लम है, स्पेस ही खत्म हो जाता है। क्या क्या ऐसा करे कि जब भी मैं अपने फ्रेम को रिसाइज करूं विद द हेल्प ऑफ स्केल कंस्ट्रेंट या फिर लेफ्ट एंड राइट कंस्ट्रेंट, मेरे आइटम्स के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल रहे। उसका सॉल्यूशन है लेआउट ग्रिड। तो लेआउट ग्रिड्स का क्या एडवांटेज रहेगा कि अगर आप इन आइटम्स पे लेफ्ट एंड राइट लगाओ या फिर स्केल लगाओ, इनके बीच का स्पेस इक्वल रहेगा, ठीक है। सो
ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल्स बताऊंगी। सो गाइस, कंस्ट्रेंट्स के बारे में दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पर भी बाहर आउटसाइड एक यहाँ पर आपको एक ड्रॉ किया हुआ आपको यहाँ मिल जाता है कंस्ट्रेंट्स का थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर। स्केल और लेफ्ट एंड राइट आपको अंदर जाके इनसाइड में अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि आउटसाइड में आपको नहीं मिलते। आउटसाइड में आप लेफ्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते। आउट आउटसाइड में आप टॉप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सेंटर और सेंटर। बाकी स्केल और लेफ्ट एंड राइट आपको यहाँ इनसाइड यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ता है। सो ये भी कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपको बताना चाह रही थी। एंड दूसरी चीज ये आप देख रहे हो ना, मैंने सेंटर सेंटर किया है, सेंटर आ गया। एंड राइट करूंगी, देखो राइट आ गया, हॉरिजॉन्टली राइट आ गया, वर्टिकली टॉप आ गया, वर्टिकली बॉटम आ गया, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट आ गया। और सेकंड चीज क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, कि आप देख रहे हो यहाँ पे फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग में, उसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग रोल बताया था इसका, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। सो आप उसको ज़रूर देखना। बाकी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है? जैसे कि मैं, ये फ्रेम है, ठीक है, यही फ्रेम है, ओके। सो आप क्या करते हो, नेम से ही क्लियर है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। मतलब क्या है, ये प्रोटोटाइपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन आ रहा है कीप द ऑब्जेक्ट इन प्लेस व्हेन स्क्रॉलिंग इन प्रोटोटाइप्स। तो जब आपको स्क्रॉलिंग करनी होती है तो आपको होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहना चाहिए जब मैं स्क्रॉल करूँ। तो उसके लिए है, जैसे कि मैं इसको ना थोड़ा सा, जैसे कि ये जो सारी आइटम्स है ना, इसको वर्टिकली अलाइन कर दूँ, ठीक है? तो वर्टिकली मैं इनको लेके आती हूँ। मेरा जैसे फ्रेम कितना है, इतना फ्रेम है, सपोज इतना फ्रेम है, ठीक है? यस, इतना फ्रेम है मेरा, और मैं इसको ऐसे अलाइन कर देती हूँ, ठीक है? मैंने इसमें कितने आइटम्स डाली हुई है, 4। अब मेरा फ्रेम कंटेंट तो ज्यादा है, आप देख रहे हो ना, मेरा कंटेंट ज्यादा है, और मैंने फ्रेम को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ताकि मेरी स्क्रॉलिंग हो पाए। तो मैं अब वर्टिकल स्क्रॉलिंग यहाँ पे दे दूंगी। और अभी मैं फिक्स पोजीशन का भी यूज नहीं करी, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फिक्स पोजीशन अगर मैं सिलेक्ट ना करूं तो क्या होता है, ठीक है? ओके, सो देखते हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि ठीक है सिंपली स्क्रॉल हो रहा है, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है आपके सामने कि यार जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ, कोई टैब बार दिख रहा है ना, हैमबर्गर नोटिफिकेशन और प्रोफाइल आइकन, कि जब भी मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूँ तो ये पर ना जाए, वहीं का वहीं रहे जहाँ है, फिक्स पोजीशन रहे इसकी। तो अब मैं अगर इस पे सिलेक्शन लगा दूँ फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, जो हमें कंस्ट्रेंट्स में मिल जाता है, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर दूंगी, तो आप देख रहे हो फिक्स्ड हो जाएगा, ये देखना। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, देखिए कैसे फिक्स्ड हो गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत यूजफुल रहता है आपकी स्क्रॉलिंग में। आप सो आपको यूज करना चाहिए जब आपको नीड हो। अगर आपको नीड नहीं है, देन आप यहाँ से अनसिलेक्ट करके, फिक्स पोजीशन आपने अनसिलेक्ट कर दिया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज फिक्स पोजीशन एंड स्क्रॉलिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो अब करते हैं कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल आता है मेरे सामने कि अगर मुझे इस फ्रेम के इनसाइड ये टैब है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो ये क्रॉस पीस के साथ ऐसे अलाइन होके आए, कि मुझे ऐसे इस क्रॉस को ऐसे पकड़ पकड़ के राइट साइड ना ले जाना पड़े। तो इसका क्या सोल्यूशन है, बिकॉज मेरा फ्रेम की विड्थ क्या है, बड़ी है, और ये जो टैब है वो छोटा है। तो मैं इस क्रॉस पे क्या लगाऊंगी, कंस्ट्रेंट, ताकि जब मैं इस ब्राउन कलर के टैब को रीसाइज करूं तो ये जो क्रॉस है वो बिल्कुल राइट साइड में स्टिक हो जाए। तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में स्टिक हो जाए, कि जब भी मैं इसको रीसाइज करूं ये राइट साइड में ही रहे। तो मैं क्या करूंगी, इस क्रॉस पे कंस्ट्रेंट लगाऊंगी, राइट, हॉरिजॉन्टली राइट एंड वर्टिकली टॉप। ये स्टिक रहेगा, राइट साइड चिपका रहेगा। सो देख सकते हो आप। सो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है ये कंस्ट्रेंट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं कि अगर आपने इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन करना है। देखिए जैसे कि मैं टेक्स्ट ऐड ऑन कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए जैसे इसमें मुझे कोई टेक्स्ट ऐड ऑन करना है। देखिए मैं टेक्स्ट इसमें कुछ भी लिखना चाहती हूँ, ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको ऐसे विड्थ इंक्रीज करूँ, ये ना बिल्कुल अटैच्ड रहे इनके नीचे, ताकि जब मैं ऐसे करूँ
तो ये नीचे आ जाए, दोनों इसके साथ अटैच्ड रहे और यहाँ मुझे स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इस पे कंस्ट्रेंट लगाऊंगी कि ये लेफ्ट साइड में स्टिक रहे और बॉटम में स्टिक रहे। बॉटम में स्टिक रहेगा तो क्या होगा, जब भी मैं इसको रिसाइज करूंगी तो क्या होगा कि देखिए बॉटम में स्टिक है एंड मैं यहाँ पे बहुत ही स्मूथली के साथ अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड ऑन कर सकती हूँ अगर मुझे करना है तो। एंड सेम इस बटन पे क्या लगाऊंगी, राइट राइट में ये स्टिक रहना चाहिए और बॉटम पे। तो अब मैं इसको ऐसे रिसाइज करूंगी तो बहुत ही स्मूथली के साथ आप अपना यहाँ पे टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हो जो भी आपको ऐड ऑन करना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर आप इस पूरी इमेज को थोड़ा सा मतलब स्ट्रेचिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो थोड़ा सा मुझे इतना साइज चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगी, इस पे स्केल लगा दूंगी। ठीक है, अब स्केल लगाऊं या लेफ्ट एंड राइट, आप बताओ। मैं क्या लगाऊंगी, लेफ्ट एंड राइट। क्यों, देखिए इस इमेज के अराउंड स्पेस है ना, देखिए आप स्पेस है इस इमेज के अराउंड, राइट, स्पेस है। अब ये आप पे डिपेंड है कि अगर मैं इस कार्ड को अगर मैं रिसाइज करूं तो इस इमेज के अराउंड मैं स्पेस इक्वल रखना चाहती हूँ या फिर इस या फिर इस इमेज के अराउंड स्पेस जो है वो चेंज होता रहे। क्योंकि चेंज कब होगा, जब मैं स्केल अप्लाई करूंगी। अगर मैं लेफ्ट एंड राइट अप्लाई करूंगी तो मेरा स्पेस जो है वो इस इमेज के अराउंड वो सेम रहेगा। तो जैसे कि मैं अगर स्केल अप्लाई करूं तो देख, तो जैसे ही अगर मैं स्केल अप्लाई करती हूँ, स्केल मैंने कर दिया, ठीक है। सो ये देखिए इसके अराउंड स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज मेरे फ्रेम का साइज इंक्रीज हो गया तो इसका भी स्पेस इंक्रीज हो गया इसके अराउंड। तो परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्रेम का साइज और लेयर की जो अराउंड जो फ्रेम का साइज मैंने इंक्रीज किया और लेयर के अराउंड पहले स्पेस कम था, अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उनकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो गई, दैट्स वाई। सो मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहूंगी, लेफ्ट एंड राइट, कि जब भी मैं इसको रिसाइज करूं, ये देखिए इक्वल स्पेस है, आप देख रहे हो ना, इक्वल है बिल्कुल स्पेस, पहले कितना बढ़ गया था। सो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट एंड स्केल। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। मोस्टली लोग लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं बिकॉज हमें स्पेसिंग का इशू नहीं होता वहां पे, बट स्केल में कभी कभी आपको चाहिए भी रहता है कि मुझे इस इमेज के अराउंड स्पेस चाहिए। सो इट्स डिपेंड ऑन योर यूआई डिजाइन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं क्या चाहती हूँ इसमें, मैं चाहती हूँ कि सेम चीज मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इसको ऐसे यहाँ तक अलाइन कर लूँ, ये फ्रेम भी छोटा है, तो ये नोटिफिकेशन का आइकन और प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल स्टिक रहे, ताकि मैं इसको अलाइन करूँ तो यहाँ तक ये बिल्कुल स्टिक रहे। क्या करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, जो भी क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी एंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, राइट साइड स्टिक रहे और टॉप पे स्टिक रहे। तो देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। यस, देखिए कितना आसान कर दिया काम। अगर कंस्ट्रेंट ना होते तो मैं क्या करती, सबसे पहले इसको बढ़ाती, ठीक है, फिर एक पकड़ पकड़ के लेके जाती, सो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता वो, बट कंस्ट्रेंट ने मेरा काम यहाँ पे आसान कर दिया। ओके, सो मैं अब क्या चाहती हूँ कि जब भी मैं इसको इंक्रीज करूँ, ये तीनों भी बिल्कुल इक्वली तरीके से यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या लगाऊंगी, इन तीनों आइटम्स पे क्या लगा दूंगी, स्केल। ठीक है, एंड इस पे भी लगा दूंगी स्केल। तो स्केल से ये देखिए स्ट्रेचिंग हो जाएगी इन तीनों के बीच में, देख रहे हो आप, दिस इज जस्ट लाइक स्ट्रेच हो जाएंगे ये सारे। सो अब देख रहे हो, एंड कंस्ट्रेंट ने मेरा काम आसान कर दिया। एंड सिचुएशन ये भी तो आ सकती है कि हिस्ट्री मुझे कॉर्नर पे चाहिए, बाकी सारे आइटम्स ओल्ड और रिसेंट्स एक साइड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों आइटम्स को लेफ्ट साइड से क्या कर दूंगी, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लेफ्ट अप्लाई करूंगी ताकि लेफ्ट साइड में ये स्टिक रहे एंड टॉप से, एंड हिस्ट्री को कर दूंगी कि राइट साइड स्टिक रहे और बॉटम। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रिसाइज करूंगी, ये देखिए हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल स्टिक हो गई। सो दिस इज अमेजिंग, राइट। अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अभी हमने जितने भी एग्जांपल किए कंस्ट्रेंट्स के, उसमें क्या था, उस डिजाइन में क्या था, ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं था। अगर हम अपने डिजाइन में ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं, बिकॉज मोस्टली हम ऑटो लेआउट ही यूज करते हैं, ऑटो लेआउट से हमारा टाइम सेव होता है और हमारा डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बहुत ही इजिली बन जाता है। सो ऑटो लेआउट के बारे में मैं दोबारा कहूंगी, जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी, ऑटो लेआउट पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, आप उसे जरूर देखिए। एंड उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। बिकॉज ऑटो लेआउट बहुत जरूरी, बिकॉज ऑटो लेआउट बहुत हेल्पफुल रहता है अपने आपके डिजाइन में, आपको पेन नहीं होता चीजों में। सो अब जैसे कि कईयों के माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि जैसे कि अगर मेरे डिजाइन में ऑटो लेआउट अप्लाई होता है, बिकॉज
ऑटो लेआउट ही हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में मोस्टली, तो क्या हम कंस्ट्रेंट उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑटो लेआउट मेरा यहाँ पे अप्लाई नहीं था। तो मैं क्या कर रही थी, हर आइटम पे कंस्ट्रेंट लगा रही थी कि हाँ, मुझे ये क्या चाहिए, राइट में स्टिक चाहिए, ये टॉप में स्टिक चाहिए। क्या ऑटो लेआउट में भी हम इसी तरह कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर सकते हैं या कोई डिफरेंस आता है, तो देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट अप्लाई करती हूँ, इन तीनों आइटम्स को मैं कंट्रोल+D करके बाहर निकाल देती हूँ। तो इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट A प्रेस करती हूँ और इसके अराउंड की जो है पैडिंग दे देती हूँ। ठीक है? सो एंड दिस वन। इन 2 आइटम्स के बीच का स्पेस मुझे क्या चाहिए, शिफ्ट A प्रेस कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में ऑटो लेआउट लगा रही हूँ ताकि मैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो मैं कम कर पाऊँ। तो दैट्स द वे। ठीक है? मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब बात ये आती है कि मैं इसको रिसाइज़ करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक दैट मैंने अभी किया ही था कि मैंने क्या किया था, मैंने इस नोटिफ़िकेशन आइकन और इस प्रोफ़ाइल पे कंस्ट्रेंट लगाया था कि जब भी मैं इस टैब को ब्लू वाले टैब को रिसाइज़ करूँ तो ये राइट में बिल्कुल स्टिक रहे एंड ये हो ही रहा है कंस्ट्रेंट से। बट अगर फ्रेम में अगर मेरी डिज़ाइन में ऑटो लेआउट अप्लाई होता है, क्या मैं ऐसा कर पाती हूँ? मैं क्या करूँगी, इस नोटिफ़िकेशन पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करूँगी, मेरा ये ऑटो लेआउट मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया अपनी आइटम्स पे। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि जब भी मैं इस फ्रेम को रिसाइज़ करूँ, ये नोटिफ़िकेशन आइकन और प्रोफ़ाइल जो है वो बिल्कुल स्टिक रहे। तो देखते हैं, क्या ऐसा होता है? तो मैं नोटिफ़िकेशन पे कंस्ट्रेंट लगाती हूँ, राइट साइड में गई मैं। ओह नो! ये क्या हो गया? मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन ही नहीं आया मेरे पास। आप देख रहे हो ना, मैं नोटिफ़िकेशन पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रही हूँ एंड इस प्रोफ़ाइल पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे आया ही नहीं ऑप्शन। बट इस बाहर कम मेन फ्रेम पे, जो ये मेन ऑटो लेआउट वाला फ्रेम है, इस पे बस कंस्ट्रेंट मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, बट जो ऑटो लेआउट के अंदर मेरी आइटम्स है, उस पे मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूँ? कैसे रिसाइज़ होगा ये? तो अब कइयों को होगा कि यार मेन फ्रेम पे तो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम स्केल अप्लाई कर देते। आप देख रहे हो ना, स्केल भी यहाँ से क्या हो गया, डिसेबल हो गया, हम यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करें अब हम? तो मैं क्या करूँगी, ऑटो लेआउट की हेल्प लूँगी। ऑटो लेआउट से रिसाइज़ करूँगी कैसे? इस हैमबर्गर पे मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगी, ठीक है? मैं एक ऑटो लेआउट, इसमें एक और मैंने बना दिया ऑटो लेआउट एंड इसको कर दूँगी राइट साइड में, ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी लगाऊँगी हॉरिज़ॉन्टली फिल कंटेनर। जिसने मेरी वीडियो देखी है प्रीवियस, वो ज़रूर देखे, उन्हें पता होगा। अब मैं इसको रिसाइज़ करती हूँ, तो देखते हैं। येस! दिस इज़ अमेज़िंग, राइट? दैट्स द पॉइंट एंड वी कैन resize just like that with the help of auto layout, right? हमने क्या किया, ऑटो लेआउट की हेल्प से इसको रिसाइज किया। अंदर वाली आइटम्स पे ऑटो लेआउट की यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ बाहर वाला जो मेन फ्रेम होगा, उस पे ही आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आप कहोगे कंस्ट्रेंट की हेल्प क्या रहेगी, ऑटो लेआउट ने सारा काम कर दिया, मतलब कंस्ट्रेंट का क्या यूज रह गया? नहीं, कंस्ट्रेंट अपनी हेल्प करेगा, ऑटो लेआउट अपनी हेल्प करेगा। वो कैसे? अगर मैं इस फ्रेम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी जो ये टैब है वो भी रिसाइज हो। जैसे ही मैं इस फ्रेम को रिसाइज करूँ, मैं नहीं चाहती मैं इसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे रिसाइज करूँ। ठीक है, तो मैं इस पे कंस्ट्रेंट लगाऊंगी कि ये स्केल का, या फिर लेफ्ट एंड राइट कुछ भी लगा सकते हो, राइट? जब भी मैं इस फ्रेम को रिसाइज करूं, तो दैट्स द पॉइंट आप देख रहे हो। ऑटो लेआउट प्लस कंस्ट्रेंट्स दोनों ने अपने यहाँ पर क्या किया, हेल्प की है मेरी। एंड अगर मुझे चाहिए कि जब मैं फ्रेम को टॉप पे रिसाइज करूँ वो टॉप पे रहे, तो यहाँ पे ये टॉप पे ही है। अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं इस फ्रेम को करूँ कि यार मुझे तो राइट में चाहिए बिल्कुल स्टिक, तो देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल राइट में स्टिक है। तो कंस्ट्रेंट अपनी हेल्प करेगा, ऑटो लेआउट अपनी हेल्प करेगा। ऑटो लेआउट ने यहाँ तक तो मेरा काम कर दिया, चलो रिसाइज कर दिया, बट अगर मुझे मेन फ्रेम को रिसाइज करना हुआ, तो मैं उस फ्रेम पे तो कंस्ट्रेंट लगा सकती हूँ ना, जो ऑटो लेआउट का मेन फ्रेम है, तो मैं उस पे लगा रही हूँ। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। हम ऑटो लेआउट जब अप्लाई कर देते हैं, तो उसके अंदर वाले आइटम्स पे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते, बट ऑटो लेआउट का जो मेन फ्रेम होता है, उस पे हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक और ये चीज़ बनाई हुई है,
अपने यूआई डिज़ाइन में कि अगर आप अपने फ्रेम को रीसाइज़ करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि बिल्कुल ना स्टिक रहे, राइट साइड में स्टिक रहे, तो मैं क्या करूँगी, इस बटन पे क्या लगाऊँगी, कंस्ट्रेंट लगाऊँगी, राइट साइड में स्टिक रहे और बॉटम पे स्टिक रहे, ठीक है? सो आप देख सकते हो मैं जैसे इसको रीसाइज़ करूँगी, दिस इज़ अमेजिंग राइट? राइट साइड में ये बिल्कुल स्टिक हो गया। सो एक लास्ट एग्ज़ाम्पल करते हैं। सो गाइस अब करते हैं लास्ट एग्जांपल। मैंने एक डेस्कटॉप ऐप में एक यहाँ पे ओवरले बनाया हुआ है। सो इसको मैंने ऑटो लेआउट के थ्रू बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आपके सामने सेम ओवरले यही ड्रॉ कर रही हूँ एंड मैं यहीं पे टेक्स्ट ले रही हूँ, सेम यही टेक्स्ट, इसको बाहर निकालूंगी एंड शिफ्ट ए प्रेस करूंगी, ठीक है। सो ये आई थिंक आपको नहीं दिख रहे तो ब्लैक में थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं एंड ये मैंने यहाँ पे अलग से ये लिया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एंड इसको ना मैंने राउंड किया हुआ है, एक तो 20 एंड 20, ठीक है। एंड फिर इसको क्रॉस लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। सो ये दोनों लेयर मुझे शिफ्ट ए मैंने प्रेस कर दिया एंड ये थोड़ी सी चाहिए एंड ये लेफ्ट में चाहिए मेरे को, ठीक है। एंड मैं इसको इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट ए प्रेस करूंगी, ठीक है। एंड इन दोनों को करूंगी तो एक मेरा यहाँ पे ऑटो लेआउट बन गया एंड इसको मैं फिल कर लूंगी किस कलर से, और ये वाले कलर से एंड इसके बीच में जो है वो वाइट है और इनकी स्पेसिंग बिल्कुल ही कम कर दूंगी क्योंकि मुझे ये चाहिए ऐसा लगे कि बिल्कुल जॉइंड है, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। एंड दिस लुकिंग गुड एंड अब मैं इसको पैडिंग दे दूंगी यहाँ से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चाहिए एंड थोड़ा सा नीचे से पैडिंग दे देंगे हम और इन दोनों के बीच का स्पेस मैं यहाँ पे कम कर लूंगी। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बन गया। एंड फिर मैंने क्या किया हुआ है, और सेंड अ मैसेज, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक मैंने टेक्स्ट लिया, सेंड अ मैसेज, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा साइज है इसका आई थिंक, तो 15 ले लेते हैं और यहाँ से मुझे आइकन्स मैं ले रही हूँ, यहाँ से एक ये वाला आइकन चाहिए और एक ये चाहिए, तो कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। सो एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो इन दोनों आइकन, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगी, ठीक है। एंड इसको कर दूंगी फिल कंटेन, ठीक है। एंड इसको कर दूंगी सेंड अ मैसेज को फिल कंटेनर, ताकि मैं जब रिसाइज करूं तो ये एरो वहीं का वहीं बिल्कुल स्टिक हो चुका है, ठीक है। एंड इसके अराउंड मुझे चाहिए पैडिंग, पैडिंग मैंने आपको बताया ही है प्रीवियस वीडियो में। सो इन दोनों के बीच का स्पेस भी मैं कम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ एंड इनको मैं राउंड कर दूंगी, थोड़ा सा फिल कर दूंगी वाइट कलर से और थोड़ी सी मैं स्ट्रोक दे दूंगी, ठीक है। तो मैं इनको राउंड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको एंड ये सेंड द मैसेज, थोड़ा सा टेक्स्ट आई थिंक छोटा है तो 20 कर देते हैं हम, 16 सफिशिएंट आई थिंक, ओके। सो मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है। सो कंट्रोल प्लस जी करूंगी, सेम वही चीज क्योंकि सेम मुझे चाहिए। सो यहाँ पे टेक्स्ट बस चेंज करना है, सर्च नॉलेज लाइब्रेरी एंड कॉपी एंड पेस्ट हियर, मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ बस। अब ये तो मेरी आइटम्स बन गई, लास्ट मेरी रह गई है पावर्ड बाय बर्ड सीड, तो इसको भी बना लेती हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट लेते हैं, पावर्ड बाय बर्ड सीड, ठीक है। एंड इनको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ठीक है, एंड इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे हम और मुझे चाहिए सेंटर में, तो सेंटर में आ गया। एंड फिल कर देंगे इसको कलर पिकर से, सेम यही कलर है एंड इसको ऐसे, ठीक है।
बट ये ठीक है। सो अब ये तो हो गया। अब मुझे इन सब पे ऑटो लेआउट लगाना है। शिफ्ट ए प्रेस कर दिया मैंने एंड आप देख रहे हो बहुत स्मूथली के साथ मेरा ऑटो लेआउट अप्लाई हो चुका है। एंड अगर मुझे इनके बीच की स्पेसिंग इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है मैं ऐसे कर सकती हूँ एंड मैं फिल कर दूंगी इनको व्हाइट कलर से। यस, दिस इज रेडी नाउ। एंड इस फ्रेम को भी थोड़ा सा राउंड कर देंगे। यस, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। अब ये तो बन गया, बट अब सेम चीज मुझे अगर स्ट्रेचिंग चाहिए सो मैं क्या करूंगी, इन सब आइटम्स पे क्या लगा दूंगी, फिल कंटेनर। राइट, सो मैं यहाँ पे हर आइटम पे क्या लगाऊंगी, अब हॉरिजॉन्टली फिल कंटेनर। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टली फिल कंटेनर लगा रही हूँ हर आइटम पे। ठीक है, तो फिल कंटेनर एंड फिल कंटेनर, हॉरिजॉन्टली फिल कंटेनर, इस पे भी फिल कंटेनर एंड इस टेक्स्ट पे भी फिल कंटेनर। कोई बात नहीं, ऐसे हो गया तो आप ऐसे भी इसको स्ट्रेच कर सकते हो। यस, अब आप देख रहे हो कितनी स्मूथली के साथ ये स्ट्रेचिंग हो रही है एंड दिस इज लुकिंग अमेजिंग, राइट। ओके, सो एक और यहाँ पर है कि अब आप देख रहे हो इन तीनों आइटम्स के बी साइड में बिल्कुल अटैच्ड हो गया, बट मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो है टेक्स्ट, वेलकम वी आर बर्ड साइड या पावर्ड बाय बर्ड साइड, ये तो अटैच रही फ्रेम से, बट इसके बीच में जो कंटेंट है, सेंड द मैसेज, ये सब वगैरह, इसमें थोड़ा सा स्पेस हो, बिकॉज आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्पेसिंग है। तो हम क्या करें, क्योंकि हम अगर फ्रेम के यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो सबकी स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी, बट मैं नहीं चाहती। मैं ये वाला बटन और ये वाला बटन बिल्कुल फ्रेम के साथ अटैच्ड चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इन सब आइटम्स को क्या करूंगी, पकड़ के थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए इतना, ठीक है, एंड इसको कर दूंगी शिफ्ट ए प्रेस। ठीक है, एंड इनके साइड में पैडिंग दे दूंगी 30। देखो इक्वल पैडिंग होगी 30। अब मैं फिल कंटेनर भी लगाऊं तो वो फिल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने पैडिंग दे दी इनके अराउंड। ठीक है, सो पैडिंग है तो पैडिंग में वो, अब मैं फिल कंटेनर भी लगाऊं, ये देखिए कितनी स्मूथली के साथ ये कर रहा है। यू कैन सी ना, दिस इज फिल कंटेनर। ओके, एंड अभी मैंने हॉरिजॉन्टली फिल कंटेनर किया है, मुझे वर्टिकल की अभी नीड नहीं थी तभी करके, मतलब मैंने फिल कंटेनर हॉरिजॉन्टली लगाया है और हब कंटेंट वर्टिकली लगाया है। तो फिल कंटेनर क्या लगाया मैंने, हॉरिजॉन्टली। तो मैं इसको रीसाइज करना चाहूँ या फिर को छोटा भी करना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको कर सकती हूँ। ओके, सो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं कॉपी कर देती हूँ, पेस्ट टू रिप्लेस। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो ये मेरी डेस्कटॉप ऐप है। तो अगर मुझे, ठीक है, तो सेम चीज अगर मुझे चाहिए, अब देखो ऑटो लेआउट हमारे जो मतलब हमारी प्रॉब्लम को सोल्व तो कर लेगा। अगर मुझे इसका टेक्स्ट को इंक्रीज करना है या मतलब इस ओवरले को मुझे छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, उसके लिए तो ओवरले है, उसके लिए ऑटो लेआउट तो है हमारे पास। आप देख रहे हो ना, ऑटो लेआउट तो है हमारे पास, बट ठीक है, बट अगर मुझे चाहिए डेस्कटॉप ऐप की विड्थ को इंक्रीज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रेंट, बिकॉज विड्थ को इंक्रीज कर रही हूँ, ये मूव ही नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस पे क्या लगाऊंगी, स्केल एंड सेंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको मूव करूंगी, ये देखिए कितना रिस्पॉन्सिव डिजाइन मेरा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, एंड अगर मुझे चाहिए मिनी में हो, आईफोन मिनी में मैं यूज करूँ, अगर मैं आईफोन मिनी का यहाँ पे लूँ फ्रेम, आईफोन 13 मिनी, ठीक है, एंड इसमें अगर मैं ये चाहती हूँ ये यूज हो पाए तो क्या ये हो पाएगा अप्लाई, तो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। तो ऑटो लेआउट की हेल्प से तो हो जाएगा, राइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें, ये देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, देखिए, बट स्टिल ऑटो लेआउट की हेल्प से ये रीसाइज हो गया। ठीक है, मैं इसको छोटा कर सकती हूँ 15। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, मतलब कितना इजी था मेरे लिए, बट ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं होता तो आप देख सोच सकते हो। इसको 24 कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं 20 एंड इसको कर देते हैं 10। ओके, 12 सफिशिएंट आई थिंक, एंड जो वर्ड्स है इसके अंदर वो मैं थोड़े से यहाँ पर कर दूंगी छोटे, 12। इसमें भी मुझे अगर स्ट्रेचिंग चाहिए एंड इसमें मैंने स्केल ऑलरेडी लगा रखा है, सो कंस्ट्रेंट विल हेल्प अस। बट अगर मुझे दोबारा से डेस्कटॉप ऐप पे चाहिए, ओ माय गॉड, मैं इसे स्ट्रेच कर सकती हूँ कंस्ट्रेंट की हेल्प से। एंड मैं इसे कैसे फिक्स कर पाई अंदर, ऑटो लेआउट की हेल्प से, बिकॉज सब कंटेंट्स और फिल कंटेंट मेरा अप्लाई था। एंड
कंस्ट्रेंट प्लस ऑटो लेआउट दोनों कितने यूजफुल है आप देख रहे हो ना। एंड अगर मैं एक और फ्रेम भी लूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है। सो इसका अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस पे लेके गई एंड इसको भी मैं फिल कर देती हूँ कलर पिकर से, सॉरी इसको फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। एंड अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा बड़ा हो तो ये बड़ा हो सकता है। एंड इसकी जो वर्ड्स है अगर मुझे थोड़े से बड़ा ही चाहिए तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देती हूँ, और सॉरी 13 तो कम हो गया। सो मुझे ये चाहिए 20 और 24 चल सकता है, एंड ये चाहिए 14 बिकॉज ये छोटा है ना। 12 एंड इसके वर्ड्स जो है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ 13 एंड इसको 13। यस, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिव बन जाएगा बिकॉज इस पे भी मैंने स्केल और सेंटर लगाया हुआ है, तो ये सेंटर में रहेगा बिकॉज मैंने सेंटर कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे चाहिए बॉटम, कुछ भी बॉटम में रहेगा, ये देखिए बॉटम में रहेगा, या फिर मुझे चाहिए टॉप में रहे तो टॉप में रहेगा। जैसे ही मैं इसको स्केल करूंगी ये देखिए, एंड दिस इज अमेजिंग। आई होप आपको कंस्ट्रेंट्स प्लस ऑटो लेआउट दोनों का यूज समझ में आ गया होगा। मैंने ऑटो लेआउट बताने का मेरा यही मोटिव था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ऑटो लेआउट तो अप्लाई नहीं है, हम कंस्ट्रेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, अंदर की जो आइटम्स है उस पे हम कंस्ट्रेंट्स यूज नहीं कर सकते, बट जो मेन फ्रेम है उस पे कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं जब हमारा ऑटो लेआउट अप्लाई हो। अगर ये ऑटो लेआउट में नहीं होता तो हम अंदर की हर एक आइटम पे कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। सो ऑटो लेआउट से हमारा डिजाइन बिल्कुल ईजी बनता है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एड ऑन भी करना चाह रहे हैं, देखो कितनी स्मूथली कर रहे हैं। तो ऑटो लेआउट प्लस कंस्ट्रेंट्स दोनों यूज करो अपने डिजाइन में, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे constraints with layout grid. So stay tuned guys, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.